Hello friends, welcome back. I'm Saurav Gupta. Welcome you in my channel. तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. तो आज हम 11th क्लास, ये वीडियो मेरी 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है बिकॉज 11th क्लास का जो हम सिलेबस आज शुरू करने जा रहे हैं उसमें जो सेकंड चैप्टर आपका आता है दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर. जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें सिर्फ बेसिक केमिस्ट्री हमने पढ़ा कि क्या एटम डिस्कवर किसने किया, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या थी, लॉज पढ़े थे कुछ जो आप 9th-10th में पढ़ते आए हैं. तो आज हम स्टडी करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में. तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम. एटॉमिक स्ट्रक्चर मींस स्ट्रक्चर ऑफ एटम. तो एटम का स्ट्रक्चर कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है. तो जैसा कि हमने ये स्टडी किया है स्मॉलर क्लासेस में, जहाँ आप प्रीवियसली जिस क्लास से आए हो 10th से, तो उसमें आपने पढ़ा होगा एटम के बीच में 3 पार्ट होते हैं. वन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्ट, प्रोटॉन, नेगेटिवली चार्ज पार्ट, इलेक्ट्रॉन, एंड न्यूट्रल पार्टिकल दैट आर कॉल्ड न्यूट्रॉन्स. तो आज हम स्टडी करेंगे कि ये प्रोटॉन्स की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी आखिर हुई कैसे थी. तो सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था उसको डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे भी बोलते हैं बिकॉज कैथोड रेज जब डिस्कवर हो गई थी उसी का मतलब कैथोड रे की जो डिस्कवरी थी वो फाउंडेशन थी, वो एक स्टोन था कि जिससे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो गई. तो हुआ क्या, ये जो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे या इलेक्ट्रॉन है इसको सेरेंडिपिटी बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? सेरेंडिपिटी. सेरेंडिपिटी क्या होता है? इस वर्ड का मीनिंग है डिस्कवरी, सडन डिस्कवरी. इसका मतलब क्या होता है? सडन डिस्कवरी. सडन डिस्कवरी का मतलब हो गया कि स्टडी कुछ कर रहे थे लेकिन डिस्कवर कुछ हो गया, तो इट इज अ सेरेंडिपिटी. तो आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन या कैथोड रे की डिस्कवरी थी ये एक सडन डिस्कवरी थी. इसके ये कोई भी ऐसा डिस्कवरी नहीं थी कि जिसको पहले ही मालूम था कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर रहे हैं या कैथोड रेज डिस्कवर कर रहे हैं. हुआ क्या, इनिशियली जब 19th सेंचुरी शुरू हुई तो उस टाइम पे डिफरेंट अटेम्प्ट्स में बनी. अटेम्प्ट्स का मतलब होता है कोशिश, अलग अलग कोशिश की जा रही थी. किसके लिए? स्टडी ऑफ कंडक्टेंस ऑफ गैसेस एट लो प्रेशर. कि गैसेस की कंडक्टेंस को हम स्टडी कर रहे थे. उस टाइम पे जो स्टडी हो रही थी तो वो थी कि गैसेस की कंडक्टेंस को स्टडी करना प्रेशर जब लो हो. प्रेशर लो पे गैसेस की जो कंडक्टेंस है उसको स्टडी करने के लिए डिफरेंट अटेम्प्ट्स हो रही थी. तो उसमें जो सबसे पहला जो नाम, जो सबसे फेमस नाम आता है दैट इज विलियम क्रूक. विलियम क्रूक जो था इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था. ये एक्सपेरिमेंट किस पे परफॉर्म कर रहे थे कि ये कर रहे थे स्टडी कंडक्टेंस ऑफ गैसेस एट लो प्रेशर. इन्होंने क्या किया, इसने क्या एक ग्लास ट्यूब ली, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब. इवैक्यूएटेड का मतलब हो गया वैक्यूम, मतलब इस ट्यूब के अंदर एयर बिल्कुल भी नहीं था. इस इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड फिट किए. इलेक्ट्रोड होते हैं 2 मेटल प्लेट या फिर कोई ऐसी मेटल की वायर को लगा देना या प्लेट लगा देना और उसको आगे बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना या फिर करंट के साथ लगा देना. उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड. जो नेगेटिव के साथ जुड़ी होती है दैट इज कॉल्ड कैथोड. जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव के साथ जुड़ा होता है उसको बोलते हैं कैथोड, और जो पॉजिटिव के साथ जुड़ा होता है उसको बोलते हैं एनोड. तो सबसे पहले उसने एक ग्लास ट्यूब ली, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब. उसके बीच में एक जो था उसके बीच में 2 इलेक्ट्रोड लिए, वन वाज कैथोड अदर वाज एनोड, और इसको फिट कर दिया, एक कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ, और बीच में गैस को फिल कर दिया. इसके बीच में एक आउटलेट था, इसको बोलेंगे आउटलेट बोल सकते हो, स्टॉप कॉर्क बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो. तो इसने स्टडी किया, विलियम क्रूक का ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था. उसने क्या किया, एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब ली, उसमें 2 इलेक्ट्रोड यूज किए, वन वाज कैथोड अदर वाज एनोड. इन दोनों को कनेक्ट किया बाय मींस ऑफ बैटरी थ्रू अ की, एंड द होल ट्यूब वाज फिल्ड विद गैस. मतलब उसने गैस को बीच में फिल कर दिया. ऐसा स्टडी किया गया कि जब पोटेंशियल डिफरेंस 5000 से 10,000 वोल्ट तक भी पहुंच गया था, मतलब 10,000 वोल्ट तक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे भी यहां पे कंडक्टेंस नहीं हो रही थी. मतलब इतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बावजूद कंडक्टेंस नहीं हो रही थी. तो क्या किया,
विलियम क्रूक ने यहां से क्या किया कि थोड़ा सा, ये विलियम क्रूक, अगर आप एक्सपेरिमेंट देखें, विलियम क्रूक ने भी परफॉर्म किया है और जे थॉमसन ने भी परफॉर्म किया है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसमें क्या किया उसने, 10,000 वोल्ट जब वोल्टेज अप्लाई किया तो वहां से भी कंडक्टेंस नहीं हुई। लेकिन जब उसने यहां से इस ट्यूब में से कुछ अमाउंट ऑफ गैस को बाहर निकाला, इस ट्यूब में से कुछ अमाउंट गैस को बाहर निकाला, जैसे ही गैस को बाहर निकाला तो यहां से ऑब्जर्व किया गया कि यहां पे कंडक्टेंस हुई, यहां पे कंडक्टेंस हुई। हमें कैसे पता चला? बिकॉज जो इनर सरफेस थी ट्यूब की उसको कोट किया गया था, जो इनर सरफेस थी ट्यूब की उसको कोट किया गया था, उसके ऊपर कोटिंग की गई थी जिंक सल्फाइड की। जिंक सल्फाइड की कोटिंग सिर्फ इसलिए की जाती है जब भी जिंक सल्फाइड के ऊपर चाहे पॉजिटिव चार्ज चाहे नेगेटिव चार्ज जब भी स्ट्राइक करेगा तो ये जिंक सल्फाइड की कोटिंग जो है ये चमकना शुरू हो जाती है, ये जिंक सल्फाइड की कोटिंग जो है वो चमकना शुरू हो जाती है। हुआ क्या, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस 10,000 वोल्ट पहुंच गया लेकिन फिर भी कंडक्शन नहीं हो रही थी, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस को रिलीज किया गया, कुछ गैस को यहां से निकाला गया बाहर, सो दैट प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाए। जैसे ही प्रेशर डिक्रीज हुआ, ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि यहां पे कुछ फ्लोरासेंस प्रोड्यूस हुआ। फ्लोरासेंस का मतलब जहां पे जो सरफेस थी ये चमकना शुरू हो गई। इस सरफेस के चमकने का मतलब हो गया कि कुछ पार्टिकल्स यहां से स्ट्राइक करके, यहां से स्ट्राइक किए हैं सरफेस पे, कुछ पार्टिकल यहां से स्ट्राइक किए हैं सरफेस पे। तो यहां से हमें यह पता चल गया कि कुछ रेज कैथोड से प्रोड्यूस हुई और एनोड की तरफ गई और स्ट्राइक की कहां पे, इनर सरफेस ऑफ जिंक सल्फाइड, मतलब जिंक सल्फाइड की सरफेस पे जाके स्ट्राइक की। क्योंकि ये रेज कैथोड से प्रोड्यूस हो रही थी इसलिए इन रेज को बोलेंगे कैथोड रेज। इन रेज को क्या बोलेंगे? कैथोड रेज। तो इनका जो नाम था, इनको कैथोड रेज बोला गया। फिर से रिवाइज करेंगे। विलियम क्रूक ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें उसने एक इवैक्यूएटेड हो गया जिस ग्लास ट्यूब में कोई भी गैस फिल नहीं हुई होती। जैसे आप देखते हो आपका बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब, उसमें आप देखते हो दिस टाइप ऑफ ट्यूब इज कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब भी बोल सकते हो इसको, इवैक्यूएटेड डिस्चार्ज ट्यूब भी बोल सकते हो। तो इसके बीच में एक आउटलेट था, 2 इलेक्ट्रोड यूज किए थे। आप एक कैथोड बोलेंगे जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है और जो पॉजिटिव के साथ जुड़ा है उसको एनोड बोलेंगे। और जो इनर सरफेस थी ट्यूब की उसको कोट किया है जिंक सल्फाइड के साथ। तो ऐसा पाया गया जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर को रिड्यूस किया गया, कुछ रेज यहां से मूव की, यहां से माइग्रेट की और जाके स्ट्राइक की जिंक सल्फाइड की सरफेस पे। क्योंकि ये रेज कैथोड से प्रोड्यूस हो रही थी इसलिए इनको बोलते हैं कैथोड रेज। तो कैथोड रेज जो थी ये जब जिंक सल्फाइड की सरफेस पे जाके स्ट्राइक कर रही थी, वहां पे स्किंटिलेशन जो बोल सकते हो, फ्लोरेसेंस बोल सकते हो, ये प्रोड्यूस वहां पे कर रही थी। अब नेक्स्ट वन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज की कैथोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। सबसे पहले कैथोड रेज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दे ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया कि जो कैथोड रेज है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया ये जब भी मूव करेंगी एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगी। क्यों मूव करती हैं स्ट्रेट लाइन? बिकॉज ये प्रोड्यूस हो रही है कैथोड से और इनको एनोड खींच रहा होता है, और एनोड इनको खींच रहा होता है। जब किसी चीज को कोई फोर्स के साथ खींचा जाता है तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। दूसरा आ गया, दीज रेज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कैथोड एंड स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स एनोड। कि ये जो रेज थी ये कैथोड से प्रोड्यूस हो रही थी और एनोड की तरफ मूव कर रही थी। तो हेंस दीज वर नेगेटिवली चार्ज्ड। क्योंकि अगर कोई चीज नेगेटिव टर्मिनल से प्रोड्यूस हो रही है इसका मतलब वो नेगेटिवली चार्ज ही होगी। तीसरा आ गया कि ये रेज दे प्रोड्यूस शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। कि जो कैथोड रेज हैं इनके पाथ में अगर कोई भी मैं
ऑब्जेक्ट रख देता हूं तो ये उसकी शेडो बना के प्रोड्यूस कर देंगे, शेडो बना देंगे। जैसे आप देखते हो बल्ब से जो लाइट प्रोड्यूस होती है, आप उसके आगे हाथ रखो, लेट अस सपोज आई हैव यूज्ड द फ्लैश लाइट ऑफ माई फोन, इफ आई प्लेस माई हैंड इन फ्रंट ऑफ दिस, तो ये शेडो बनाना शुरू कर देगा, शेडो बनाना शुरू कर देगा। आप देख सकते हैं शेडो बन जाएगी। तो नेक्स्ट है दे कैन रोटेट अ पैडल और व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। ये क्या करते हैं, जो इनके अगर इनके रास्ते में पैडल रख दें या कोई व्हील, मतलब कोई छोटा सा व्हील रख दें, अगर लेट अस सपोज कैथोड रे यहां से प्रोड्यूस हो रही है और इनके प्लेस में मैं आगे पैडल रख दूं या व्हील रख दूं, तो ये क्या करेगा, इसको रोटेट करना शुरू कर देगा। यहां से हमें पता चलता है कि ये मटेरियल पार्टिकल्स हैं, जो कैथोड रेज हैं वो मटेरियल पार्टिकल हैं। क्योंकि ये रेज नेगेटिवली चार्ज थी तो ये दीज कैन बी डिफ्लेक्टेड, अगर ये नेगेटिवली चार्ज हैं इनको डिफ्लेक्ट किया जा सकता है, डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर ये नेगेटिवली चार्ज है और ये डिफ्लेक्ट किस तरफ होंगी, पॉजिटिव की तरफ। नेक्स्ट वन, दीज कैन ऑल्सो बी डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। देखो अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल रेज हैं, तो अगर ये चार्ज्ड हैं और ये मूव कर रही हैं तो इनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। अगर किसी पार्टिकल के पास या रेज के पास पार्टिकल नेचर भी इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफ्लेक्शन दिखाएंगे, जहां तो उसको अट्रैक्ट करेंगे, जहां तो उससे जो होंगे रिपेल होंगे। एंड लास्ट वन इज दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस होता है चमकना शुरू कर देना, फ्लोरेसेंस व्हेन स्ट्राइक्स जिंक सल्फाइड स्क्रीन। तो ये क्या करते हैं, जब जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के साथ स्ट्राइक करते हैं तो वहां से चमकना शुरू कर देते हैं। तो ये था कैथोड रेज के बारे में। कैथोड रेज के बारे में आपको यही पता होना चाहिए कि कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज रेज होती हैं और ये कैथोड से प्रोड्यूस होती हैं, नेगेटिव जो एनोड की तरफ मूव करती हैं, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। ये शैडो बना देती हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट इनके पाथ में रखा जाए, और अगर कोई व्हील या कोई भी इनके बीच में पैडल रखा जाए ये उसको रोटेट कर सकती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी ये प्रोड्यूस करती हैं। मोर ओवर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि इनमें आयोनाइजेशन, दी हैव आयोनाइजेशन इफेक्ट। आयोनाइजेशन इफेक्ट का मतलब हो गया अगर ये किसी पार्टिकल के बीच में से मूव करती हैं तो उसके आयनाइज कर देगी, मतलब उसको आयंस में स्प्लिट कर देगी, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है। और जब भी लेट अस सपोज कोई एटम है, ए कोई एटम है, इसको इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, इसको नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा तो ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये आयोनाइजेशन कर सकती है किसी भी सबस्टांस के बीच में, और इनका पेनिट्रेशन इफेक्ट भी होता है। अब जब इनकी डिस्कवरी हो गई, इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के बाद जे थॉमसन ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिससे इसकी चार्ज अपॉन मास रेशियो को निकाल सकते हैं। चार्ज अपॉन मास रेशियो, जिसको हम बोलते हैं ई अपॉन एम रेशियो, ई अपॉन एम रेशियो ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की ई अपॉन एम रेशियो को निकाला जे थॉमसन ने, और इसकी वैल्यू जब एक्सपेरिमेंटली पाई गई दैट वाज 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर केजी। दैट वाज ई अपॉन एम रेशियो ऑफ ऑफ कैथोड रेज। तो कैथोड रेज के जो चार्ज अपॉन मास रेशियो निकाली, कैथोड रेज को ही लेटर ऑन क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इनको इसलिए बोला गया क्योंकि ये रेज जो थी ये जब मूव नहीं कर रही होती तब भी इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इनका नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अगर पूछे किसने डिस्कवर किया, दैट वाज थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। लेकिन लेटर ऑन देखिए, जब भी कभी डिस्कवरी होती है तो एक आदमी कभी भी पूरी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। देखिए जैसे आपने अभी स्टडी किया विलियम क्रूक ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जे थॉमसन ने उसके चार्ज अपॉन मास रेशियो निकाली, जे थॉमसन ने उसके इलेक्ट्रॉन के बारे में उसका नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद क्या था, मल्किन का एक फेमस सा ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है जो आप फिजिक्स में स्टडी करेंगे। मल्किन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और वहां से ऐसा डिराइव किया कि हम किसी भी सबस्टांस का मल्किन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसकी चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब कैलकुलेट किया गया तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना पाया गया, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
तो यहां से इसके चार्ज की वैल्यू भी हमें पता चल गई। तो जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज में हम यही स्टडी करते हैं। सबसे पहले विलियम क्रूक ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जो स्टडी कर रहा था कंडक्टेंस ऑफ गैसेस एट वेरिएबल प्रेशर, या लो प्रेशर पे आप बात कर सकते हैं। तो उसके बाद उसने उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। लेटर ऑन थॉमसन ने इसका चार्ज अपॉन मास रेशियो निकाल के दिखाया और इनको नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन्स। और मल्किन ने इसके चार्ज की वैल्यू निकाल के दिखाई, दैट वाज -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। तो ये था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट वाज अ सडन डिस्कवरी, या फिर आप इसको सेरेंडिपिटी बोल सकते हैं, बिकॉज ये डिस्कवरी ऐसी थी जो स्टडी कर रहे थे डिफ्रैक्शन ऑफ गैसेस, लेकिन निकल गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को जब जब इसकी डिस्कवरी हो गई तो वहां से एक चीज पता चल गई कि एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब डाल्टन ने बोला था एटम जो एटम होता है पूरा का पूरा, उसके ऊपर चार्ज नहीं होता, मतलब वो पूरा का पूरा न्यूट्रल होता है। अगर कोई एटम न्यूट्रल होता है, इसके मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। अगर उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है बट एटम में हमने ये चीज पता कर दी कि इसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहां से एक क्वेश्चन आ गया कि अगर इसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं तो इसका मतलब देयर मस्ट बी अ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द एटम। तो इस पॉजिटिव चार्ज की जो डिस्कवरी के लिए हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स या फिर डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। तो ये नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। अभी आपको इसमें अगर कोई कंफ्यूजन होगा या क्वेरी होगी, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो भी मैं आपका डाउट क्लियर कराऊंगा। थैंक यू।